अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंडिया के अंदर 28 रियासतें हैं, 28 स्टेट्स आर देयर। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक अहमियत इंडिया की वो रियासतों की है जो कि समुंदर के ऊपर हैं, यानी जिनके पास पोर्ट्स हैं। जो इनकी स्ट्रेटेजिक अहमियत है और जो वेस्ट बंगाल की स्ट्रेटेजिक अहमियत है वो बाकी स्टेट्स की नहीं है। ये एक बात जो है वो फैक्ट है। वेस्ट बंगाल देखें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड स्टेट नहीं है इंडिया के अंदर। मतलब फाइनेंशियली उसका कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं है, उसके अंदर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वेस्ट बंगाल की अहमियत क्या है ये आपको मिलिट्री के जो बंदे हैं वही बता सकते हैं। इंडिया की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं या फिर इंडिया का जो ट्रेड हो रहा होता है बांग्लादेश के साथ या आसियान के साथ, उसमें वेस्ट बंगाल की जो लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है वेस्ट बंगाल की, इसमें बांग्लादेश का पूरा सहयोग है। अगर बांग्लादेश अपना हाथ खींच ले तो वेस्ट बंगाल की शायद वो स्ट्रेटजिक अहमियत ना रहेगी जो कि इस वक्त है। देखिए, अगर कोई ये समझ रहा है कि फाइनेंशियली साउंड होना ही सब कुछ है इंडिया के अंदर किसी स्टेट के लिए, तो ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पार्टी इंडेक्स के मुताबिक बिहार जो इंडिया का इलाका है ये सबसे गरीब स्टेट है इंडिया की। बिहार में हर दूसरा आदमी गरीब है क्योंकि इसकी कोई 52% जो आबादी है ये गुर्बत में रहती है बिहार में। अच्छा, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वैसे बीजेपी वाले हैं, मंदिर मस्जिद में लगा के रखा हुआ है, लेकिन 52% लोग जो हैं वो गरीब हैं यहाँ पर। दूसरे नंबर पर इंडिया की सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट झारखंड है। तीसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार रखने वाली यूपी की स्टेट, जो कि अगर आप इंडिया के अंदर गोदी मीडिया लगा के देखें तो इस वक्त आपको दिखाएंगे कि शायद पता नहीं कोई इंडिया की सबसे अमीर स्टेट है, लेकिन नहीं, हकीकत में ये तीसरे नंबर पर इंडिया की सबसे गरीब स्टेट है यूपी। और लेकिन जो चौथे नंबर पर इंडिया की गरीब तरीन स्टेट है ये है मध्य प्रदेश। अब इसकी कहानी बड़ी अजब है, ये बड़ी अजब कहानी है। कहने का तो ये इंडिया की चौथी सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट है, यहाँ के लोग बाकी इंडिया के लोगों से ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन ये इंडिया की वो वाहिद अकेली ऐसी स्टेट है जहाँ से डायमंड निकलते हैं। डायमंड, हीरो की सरजमीन है ये। वैसे डायमंड की माइंस हैं यहाँ पर, हीरो की कानें हैं यहाँ पर, माइंस हैं वहाँ पर, और हीरो की ज़मीन पर रहने वाले लोग गरीब। क्यों? क्योंकि सेंट्रल इंडिया की इस रियासत के डायमंड्स के पैसों पर अयाशी नॉर्थ इंडिया वाले करते हैं। कैसे? डायमंड निकलते यहाँ से हैं, लेकिन यहाँ से निकाल के इसको एक्सपोर्ट कौन कर रहा होता है, डॉलर कौन कमा रहा होता है? महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडिया की स्टेट। हर साल 23 बिलियन डॉलर्स का माल नॉर्थ इंडिया के सेठ बना रहे होते हैं महाराष्ट्र में बैठकर। और इंडिया की रूलिंग जमात आरएसएस और बीजेपी की भी जो बुनियादी सपोर्ट उनको जो हासिल है वो नॉर्थ इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर और वहाँ के जो अमीर तबका है, जो कैपिटलिस्ट है वहाँ के नॉर्थ इंडिया के, वहाँ से हासिल है इनको। नॉर्थ इंडिया असल में इंडिया की जो सेंटर की सरकारें रही हैं ना हमेशा में, उसमें डोमिनेट करता रहा है नॉर्थ इंडिया। ईस्ट इंडिया भी नहीं, साउथ इंडिया भी नहीं, नॉर्थ डोमिनेट करता रहा है सिंस 1947। इंडिया की कुल एक्सपोर्ट का जो सबसे बड़ा वॉल्यूम आता है ना, जो सबसे ज़्यादा डॉलर आते हैं डॉलर इंडिया में, ये मध्य प्रदेश के डायमंड से आते हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश से निकाल के बड़ी ही सफाई के साथ और वहाँ के लोगों की आंखों में नेशनलिज्म की धूल झोंक के इन डायमंड्स को महाराष्ट्र ले जाया जाता है और वहाँ पे उनकी जो कमाई है वो महाराष्ट्र ले जाता है। मध्य प्रदेश की जो लोकल आबादी है वो बेचारे एक दूसरे का मुंह तकते रह जाते हैं। हीरे उनके स्टेट से निकलते हैं, कमाता महाराष्ट्र है। अब इस अन्याय, इनजस्टिस की जो रूट्स हैं वो दरअसल इंडिया के अंदर जो जात पात का बड़ा गहरा सिस्टम मौजूद है। इंडिया ऑलरेडी कई तरह से डिवाइडेड है, कई तरह से डिवाइडेड है। जात पात भी एक सिस्टम है इसमें। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम में डिवाइडेड नहीं है, बल्कि वहाँ की जो अक्सरियत आबादी है हिंदू मज़हब से जिनका ताल्लुक है वो भी बहुत ज़्यादा आपस में डिवाइडेड है। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर इंडिया में अपर क्लास वाले जो हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहाँ की 40% से ज़्यादा लोग दलित हैं। इनकी आवाज़ नहीं है ऊपर, ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं है, सरकार में भी इनकी आवाज़ नहीं है। दलित हैं असल में 40% यहाँ की। तो यहाँ नीची जात के जो हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं। और नतीजा फिर आपके सामने है कि उसूलन प्रिंसिपली इस स्टेट को इंडिया की सबसे ज़्यादा अमीर स्टेट होना चाहिए था, लेकिन इनका हिस्सा महाराष्ट्र ले जाता है, जहाँ पर जो अपर कास्ट के बनिए होते हैं या सेठ या कैपिटलिस्ट होते हैं, असल में उनका राज है और वही सरकारें बनाने और गिराने में सारा कंट्रीब्यूशन उनका हो रहा होता है।
इंडिया की 41% वैसे जो वेल्थ है ना, ये इसी सोशल इनजस्टिस की वजह से अपर कास्ट के पास है, ऊंची जात वालों के पास। लेकिन ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं बेचारे, इनके पास सिर्फ 3.7% इंडिया की कुल वेल्थ का हिस्सा है। अब इससे पहले कि नीचे कमेंट्स में बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं, पहले आप जाकर फैक्ट्स को ज़रा चेक करें और फिर कमेंट्स किया करें। 3.7% जो इंडिया की वेल्थ है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास है, जबकि 41% इंडिया की वेल्थ जो है कि ऊपर वाली जो कास्ट है उनके पास है। ऐसा ही अन्याय हम आपको पिछले चंद प्रोग्राम्स में भी बता चुके हैं कि वेस्ट बंगाल भी फेस करता रहा है 1947 से लेके। वेस्ट बंगाल यूज्ड टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा नहीं है। वेस्ट बंगाल इंडिया की उन रियासतों में से एक है जहां पर सबसे कम कास्ट सिस्टम का झमेला आपको वहां नजर आता है। वहां पर हिंदुइज्म का एक अलग वर्जन है वेस्ट बंगाल के अंदर। हालांकि बीजेपी ने यहां पर भी सोशल इंजीनियरिंग की अटेम्प्ट करते हुए यहाँ पर भी नॉर्थ इंडिया का जो वर्जन है हिंदू मत का, वो कास्ट सिस्टम वाला, वो लाने की यहाँ पर अटेम्प्ट ज़रूर की हैं, लेकिन सो फार उनको कामयाबी नहीं मिली। पिछले चुनाव में भी हम आपको बता दें कि बीजेपी का नारा हिंदू मत के उन देवी देवताओं को लेकर था जिनकी पूजा ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में होती है मोस्टली, और ममता बनर्जी का नारा उन देवी देवताओं को लेकर था जिनकी पूजा मेनली वेस्ट बंगाल में होती है। बीजेपी वाले राम साहब के नारे लगाते रहे, जय श्री राम का नारा लगाते रहे अपने इलेक्शन कैंपेन में, और इनको नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा पूजा जाता है। लेकिन ममता बनर्जी जो थी ये दुर्गा के नारे मारती हुई नजर आई, इनकी पार्टी, और दुर्गा जो है उनको ज्यादातर बंगाल में पूजा जाता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट उस दौरान ये भी कहते पाए गए कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी कम है और नॉर्थ इंडिया वर्सेस ईस्ट इंडिया ज्यादा मुकाबला लग रहा है। वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्री किस तरह से 1947 से डाउन हुई है इस पर हम कल के एपिसोड में भी बात कर चुके हैं। लेकिन आसियान और बांग्लादेश के साथ जो पूरे इंडिया का ट्रेड हो रहा होता है वेस्ट बंगाल के पोर्ट्स और लैंड कनेक्टिविटी के जरिए हो रहा होता है। अलबत्ता उस कनेक्टिविटी का भी जो ड्यू शेयर वेस्ट बंगाल को मिलना चाहिए वो इस स्टेट को नहीं मिल रहा होता। मतलब इतना बड़ा ट्रेड इंडिया भर की स्टेट्स जो बांग्लादेश के साथ ट्रेड कर रही होती हैं या आसियान के साथ ट्रेड कर रही होती है, उसमें एक तो इनका पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दूसरा इनकी जो लैंड है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। इवन जो नॉर्थ ईस्ट तक भी इंडिया का ट्रेड हो रहा होता है दूसरे स्टेट्स का, वो वेस्ट बंगाल के थ्रू हो रहा होता है, लेकिन इनको वो ड्यू शेयर नहीं मिल पाता है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश इंडिया का साउथ एशिया के अंदर सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया के अंदर, और इसके साथ इंडिया की तकरीबन सारी की सारी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट जो बांग्लादेश के साथ उनकी हो रही होती है ना, दैट इज हैपनिंग थ्रू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के रास्ते से होती है। इतना इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल इंडिया के लिए। अरबों रुपए की बिजनेस वेस्ट बंगाल के रास्ते से हो रही होती है, और ये इजी और सस्ता रास्ता है सबसे। पूरे इंडिया के ट्रेडर्स के लिए ये इजी और सस्ता रास्ता है, बांग्लादेश के लिए भी और आसियान के मुल्कों के लिए भी। और रोजाना सिर्फ जमीन के रास्ते ही बांग्लादेश में और इंडिया में 600 के लगभग ट्रकें बांग्लादेश और इंडिया आती जाती हैं, 600 के लगभग, और ये लाखों टन का सामान कैरी कर रही होती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है वेस्ट बंगाल के पास कि इंडिया के कई राज्यों का जो बिजनेस बांग्लादेश के साथ हो रहा होता है इस बेसिकली कनेक्टेड विद वेस्ट बंगाल। इसके अलावा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो या उसका अल्टरनेट जो रूट है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए, ये वेस्ट बंगाल के थ्रू जाता है। लेकिन वेस्ट बंगाल खुद इस मामले में डिपेंडेंट है बांग्लादेश के ऊपर। वेस्ट बंगाल वाले जो अपनी स्ट्रेटजी का हमें समझ रहे होते हैं ना कि वी आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिकली, उनकी तब तक ये अहमियत नहीं हो सकती जब तक बांग्लादेश वाले उनका साथ नहीं देते। अगर बांग्लादेश अपना ट्रेड, अपनी इंपोर्ट इंडिया की बजाय ज्यादातर चाइना से बढ़ा दे और भी, तो वेस्ट बंगाल विल लूज द एज। वो जो इंडिया की रियासतें वेस्ट बंगाल के थ्रू बांग्लादेश से ट्रेड करती हैं, अगर बांग्लादेश उनका माल खरीदना बंद कर दे और चाइना से अपनी इंपोर्ट और भी बढ़ा दे, तो इसका असर किस पे पड़ेगा? वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल विल लूज दिस एज। इसी तरह अगर बांग्लादेश अपने लैंड रूट्स और वाटर रूट्स बंद कर दे तो वेस्ट बंगाल के पास वो जो कार्ड है कि वी आर कनेक्टिंग नॉर्थ ईस्ट एंड इंडियन मेनलैंड थ्रू सिलीगुड़ी कॉरिडोर एंड बांग्लादेश कनेक्टिविटी, वेस्ट बंगाल का ये स्ट्रेटेजिक कार्ड भी बुनियादी तौर पर बांग्लादेश के कॉपरेशन से ही जुड़ा है। वहाँ से बांग्लादेश अगर रास्ता बंद कर दे तो वेस्ट बंगाल का ये जो स्ट्रेटेजिक कार्ड है ये खत्म हो सकता है। अगर बांग्लादेश इंडियन इंपोर्ट्स घटा दे एज वी सेड अर्लियर, तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी पे पड़ेगा। अगर बांग्लादेश अपने वाटर रूट्स बंद कर दे तो अगेन इसका असर वेस्ट बंगाल के ऊपर पड़ेगा। तो जियोग्राफिकली वेस्ट बंगाल इज सेपरेट फ्रॉम बांग्लादेश, लेकिन फिर भी कई मुद्दों पे इट एक्चुअली नीड्स बांग्लादेश टू स्टे रेलेवेंट इन इंडियन यूनियन। अदरवाइज अगर वेस्ट बंगाल के अंदर हीरो की कान, डायमंड माइन भी निकल आए ना, तो भी उसको इंडिया के अंदर वो स्ट्रेटजिक अहमियत नहीं मिल सकती जो इस वक्त उसको बांग्लादेश की वजह से है।